morning to all of you learners. This is going to be a very important class. Now, considering that we are going to have KVS PGT, so I have changed the topic of the lecture today. We were doing the writers, of lecturer syllabus in 10 to 11 AM batch, but today I have changed the topic considering that we are going to face the paper in 2 or 3 days time. So the topic of this file I could not make it in a very stylish format, just a simple cut and copy format, but still a very important file where I have tried to compile all the things, all the writers in one, you can say, file. So what you have to do in this class, you have to just keep on writing the name and just what kind of genre and what actually they are talking about. Okay, so it's going to be, so you can write the name of the file. It's KVS PGT Common. Okay, KVS PGT Common English Literature. Here we are dealing with the complete English literature of KVS PGT syllabus, which includes a very important writers for NET, for our Uttarakhand LT lecturer, and of course PGT KVS. So this is 2023 syllabus, short summary of selected writers. This. So let's start. Okay, the first is the portrait of a lady. Just write this name, portrait of a lady. Okay, portrait of a lady is, we know, a prose by Khushwant Singh. We have already done a lot of research on this topic. Some topics I will just keep on, I will just go through cursorily, while some topics I will try to go in detail. तो खुशवंत सिंह लिख लिया सबने, ये है क्या, प्रोज है हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी में, और एक पूरा रिवीजन होगा सबका. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह का प्रोज है, और इसी के नाम से और किसने एक वर्क लिखा है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आएगा. किसने लिखा है साथियों? हेनरी जेम्स ने. हेनरी जेम्स ने सेम टाइटल, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिमिलर लुकिंग टाइटल की बात करी है. तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रोज बाय खुशवंत सिंह हमारे एनसीईआरटी में सेम टाइटल, ऑलमोस्ट सेम टाइटल बाय हेनरी जेम्स, अमेरिकन राइटर, जिसकी हीरोइन है इसाबेला आर्चर. क्या है हीरोइन? इसाबेला आर्चर. वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने बोला था फर्स्ट फेमिनिस्ट अमेरिकन नॉवल. फर्स्ट फेमिनिस्ट अमेरिकन नॉवल रिपीट हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, तो बस इससे ज्यादा इस चैप्टर में नहीं बताऊंगा. इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह टॉक्स अबाउट अ नॉस्टैल्जिक एपिसोड अबाउट हिज ग्रैंडमदर. ठीक है, एंड हिज रिटर्न, how he goes to a foreign land and then how he returns, still grandmother is there, so that is there. ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है फोटोग्राफ. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अब फोटोग्राफ. फटाफट लिखते रहो आज की क्लास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. भले ही थोड़ा बड़ा भी हो जाए, बट इसको छोड़ेंगे नहीं, आज मंडे का दिन है. और फोटोग्राफ इज अ पोएम. इट्स अ पोएम बाय शिरले टॉल्सन. नोट कर लेंगे, शिरले टॉल्सन अमेरिकन है. शिरले टॉल्सन अमेरिकन, कंट्री का नाम नोट करते रहना, शिरले टॉल्सन अमेरिकन. और ये पोएम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है इस सेंस में, क्योंकि इट्स अ पोएम अगेन नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. बस इतनी सी थीम लिख लो, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. शिरले टॉल्सन अमेरिकन, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को दिखाती है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं और हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे में कवर करना है. तो इसीलिए जहां जहां जरूरी लगा वहां पर मैंने ज्यादा ध्यान दिया है. तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर का नाम लिखेंगे सारे साथी. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर. वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग चैप्टर. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि किसने लिखा है, अभी मैं इसमें पूरा नाम लिख रहा हूं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने लिखा है ये देखेंगे यहाँ पर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर. गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. क्या है ये? प्रोज है, ट्रेवलॉग है. क्या है? ट्रेवलॉग है. प्रोज है, ट्रेवलॉग है. इफ वी कैन बी टुगेदर, रिटन बाय, नोट कर लेंगे राइटर का नाम, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. ठीक, चलिए, तो ये हमने देख लिया. और इसमें लिख लेंगे, ये एक रियल लाइफ फैमिली ट्रेवलॉग है. जितना लिखा रहा हूँ बस उतना लिखना है आपको. रियल लाइफ फैमिली ट्रेवलॉग है. कहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी है? प्लिमथ में. ठीक है, प्लिमथ इंग्लैंड में शुरू करी है. और ये इनिशियल फेज जर्नी का दिखा रहे हैं, एक सी वॉयज है ये.
ट्रेवलॉग जरूर लिख लेना। सी वॉयज, समुद्री यात्रा, एक फैमिली के संघर्षों की कहानी। सागा ऑफ द, देखो यहाँ पर जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो नोट कर लेना, ठीक है। कैसा है ये? इट इज अ 3 लॉन्ग जर्नी फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। बस ये क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका टू केप टाउन 3 ईयर लॉन्ग जर्नी कौन सी है? ठीक है, 3 ईयर लॉन्ग जर्नी फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन। और इसमें क्या क्या संघर्ष उनके रहे, स्ट्रगल रहे, ठीक। तो ये फटाफट नोट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पूरा एक स्नैपशॉट जैसे लेने की कोशिश करी है मैंने। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, डिस्कवरिंग तट, द सागा कंटिन्यूस, ठीक है। ये यहाँ पर बोर्ड फ्लैश कर रहा है क्या? ठीक है ना। डिस्कवरिंग तट, द सागा कंटिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एनसीईआरटी में मैंने शाम के इवनिंग बैचेस में पढ़ाया भी था ये चैप्टर, ठीक है। डिस्कवरिंग तट, द सागा कंटिन्यूस, अगेन इट्स अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल प्रोज राइटिंग, ठीक है। इट्स अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट रिटन बाय ए आर विलियम्स। ए आर विलियम्स के बारे में नोट कर लेना। ए आर विलियम्स क्या है? मैंने बताया ए आर विलियम्स साइंस फिक्शन, साइंस फिक्शन राइटर हैं। ठीक, जो चैप्टर मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वहां मतलब आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने इस चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। एक तरीके से ये भी आप कह सकते हैं कि हम आर्टिकल या एक प्रोज राइटिंग में आ जाएगा, नॉन फिक्शन में। और ए आर विलियम्स ने इस चैप्टर को लिखा है। थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या लिखा है इन्होंने। तो अगर हम बात करें इसमें तो उन्होंने क्या लिखा है गाइस, इन दिस चैप्टर इज अबाउट द लास्ट हेयर ऑफ द पावरफुल। ये देखिए, क्योंकि ये नोटपैड के नोट्स हैं तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या है। इट इज ऑल अबाउट, ये नोट कर लेना, द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फराओ डायनेस्टी, तूतेन खामेन। नोट करेंगे। तट नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन आएगा केबीएस पीजीटी में कि डिस्कवरिंग तट, हु इज तट? तट एक्चुअली तूतेन खामेन का, देखो ये शुरू के 3 वर्ड्स लिए उसने, है ना। तूतेन खामेन बहुत ही फेमस, कहाँ का है? फराओ डायनेस्टी। फराओ डायनेस्टी कहाँ पर है? इजिप्ट। जो इजिप्ट में मिस्र के पिरामिड, हाँ, फेराओ डायनेस्टी। और इजिप्ट में जो मिस्र के, हम इजिप्ट को हिंदी में मिस्र कहते हैं, मिस्र के पिरामिड। तो उसमें इसकी खासियत क्या थी तूतेन खामेन की? इनके बारे में पढ़ाया था, इसकी खासियत क्या थी? एक ऐसा लीडर था तूतेन खामेन, 9 साल की एज में प्रिंस बन गया था, ठीक है। 9 इयर्स की एज में प्रिंस बन गया था। और उसकी बारे में जब ये इसको, वहां पर आपको पता ही है कि एक प्रथा है कि दफनाया जाता था, तो जो किंग्स को दफनाया गया तो उसकी जो पिरामिड बनाया गया वो 3 लेयर्स में है। जब ये मिला, हाँ जब ये मिला तो उसके बारे में पूरा उस, हाँ 3 लेयर्स में है पूरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी को उन्होंने इसमें बताया है, ठीक है। तो ए आर विलियम्स ने लिखा है तूतेन खामेन, अ 9 ईयर ओल्ड इजिप्शियन किंग, ठीक है। वेरी स्ट्रेंज स्टोरी ऑफ 9 ईयर ओल्ड, इट्स अ स्टोरी विच इज फुल ऑफ वंडर। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हु डाइड व्हेन ही वाज अ टीनेजर। अच्छा सॉरी, आफ्टर रूलिंग फॉर 9 इयर्स, मैं 9 इयर्स बोल रहा था। आफ्टर रूलिंग फॉर 9 इयर्स, तो 9 इयर्स रूल किया इन्होंने। यंगेस्ट, हम इसको वो कहते हैं प्रिंस ना, यंगेस्ट प्रिंस कहते हैं। ही डाइड इन अ मिस्टीरियस वे। देखो इसकी मिस्टीरियस डेथ पे भी एक सवाल उठाया गया है। तो डिस्कवरिंग टेट द सागा कंटिन्यू, साइंस फिक्शन टाइप का टेक्स्ट है ये, ठीक है। दिस चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, थ्रोज लाइट ओवर ऑल पॉसिबल मिस्ट्रीज। देखो, द कर्स वेयर हिज टूम लाइज, हिज लाइफ एंड अल्टीमेट डेथ। तो कर्स भी है ऐसा कहते हैं तुतन खामन की डेथ पे ना, उससे जुड़ी हुई एक किंवदंती है, एक मिस्ट्री है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइज हम लोग, 2 पोएम आ गई हैं एक साथ। पहली है द लेबरनम टॉप। मैं बता नहीं सकता, अगर आप मुझे कहेंगे सर टॉप 5 इंपॉर्टेंट वर्क्स बता दीजिए पीजीटी में लिटरेचर में, तो मैं सबसे पहले लेबरनम टॉप बताऊंगा। बार बार ही पूछ रहा है इस पोएम से। पोएम है ये टेड ह्यूक्स की, ठीक है। आपको याद होगा मैंने यहाँ ऑफलाइन में भी कराया था इस पर सेशन, द लेबरनम टॉप। इसमें एक ट्री है जो कि क्या है, बैरन है। और गोल्डफिंच बर्ड आ रही है उसमें, और वो अचानक से उसमें एक इंजन की तरह उसको लाइफ भर दे रही है।
तो लेबरनम टॉप रिटन बाय टेड ह्यूग्स, टेड ह्यूग्स वी नो। क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा, कौन सा एनसीईआरटी में राइटर है जो आपके कोर्स में पोएट लॉरिएट भी है? तो आंसर होगा टेड ह्यूग्स, ठीक है। ब्रिटिश पोएट लॉरिएट टेड ह्यूग्स, ऑल्सो द हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ। टेड ह्यूग्स वाज द हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बोला था इस पर, द हॉक इनका वर्क है, द हॉक 100% पूछेगा। हाँ, द हॉक इन द रेन करके है, मैंने खाली द हॉक लिखा दिया। टेड ह्यूग्स का रिवीजन हो रहा है। टेड ह्यूग्स हमारे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी है, ठीक है, इधर सिलेबस में। द लेबरनम टॉप, सो द पोएम, व्हाट डज द पोएम टॉक्स अबाउट? तो मैं जल्दी से पढ़ लेता हूँ। द पोएम लेबरनम टॉप इज अबाउट अ रीपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन, देखेंगे यहाँ पर सारे साथी, बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिश बर्ड। खाली इसको पढ़ लेते हैं। द ट्री इज येलो, इसी लाइन में पढ़ना आप लोग मेरे साथ साथ, ठीक है। द ट्री इज येलो, साइलेंट एंड death like, and is made alive by the bird and her young ones. The yellow bird has her shelter on the tree where she feeds her young ones. सिंपल सी स्टोरी है, इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, बट आपको पता चल गया कि चैप्टर किसके बारे में है। चैप्टर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, एक वर्ड आएगा इसमें, क्वेश्चन आया है, लिख लो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, SYMBIOTIC, symbiotic relationship between the tree and the goldfinch bird. SYMBIOTIC, symbiotic relationship between the tree and the goldfinch bird. टेड ह्यूग्स ने लिखा है। कोई बात नहीं। symbiotic relationship between the goldfinch and the bird, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया द वॉइस ऑफ द रेन, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। इट इज रिटन बाय, यहाँ पर मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, सीधा यहीं खत्म कर रहा हूँ टॉपिक को। इट इज रिटन बाय हु? वॉल्ट विटमैन, अमेरिका का लेजेंडरी पोएट है वॉल्ट विटमैन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में कि हु हैज रिटन द पोएम वॉइस ऑफ द रेन, या फिर वॉल्ट विटमैन हैज रिटन विच पोएम इन योर कोर्स। तो आपको याद रखना है, क्योंकि वॉल्ट विटमैन से पक्का घुमा के बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा। इस बार के पेपर में भी हमने देखा था, और भी पेपर्स में, कि वॉल्ट विटमैन से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो अगेन आई विल पुट दिस पोएम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार पोएम, मतलब टेक्स्ट, ठीक है। 100% इससे पूछा जा सकता है। देखो इजी क्वेश्चंस में क्या होंगे कि पोएम जो है वो इजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको उसकी थीम पता है और ओवरऑल उसकी समरी को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट जैसे इस तरीके के टेक्स्ट में प्रोज जो चैप्टर्स हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत कुछ पूछ सकता है। मैं तो खाली एक आपको सरसरी निकाल ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया द वॉइस ऑफ द रेन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा है वॉइस को द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसी में आगे आएगा। तो आप लिखते हैं कि रेन को क्या बोला है उसने मेटाफर में, रेन इज द पोएम ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हर जगह कोट की जाती है वॉल्ट विटमैन की ये लाइन, द वॉइस ऑफ द रेन के अंदर पोएम ऑफ द अर्थ का है। रेन को क्या बोला है उसने, पोएम ऑफ द अर्थ। और ये एक मेटाफर है, क्या है, मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच पूछेगा तो मेटाफर है, ठीक है। पोएम ऑफ द अर्थ, मेटाफर। देखो द पोएट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, सॉरी, दिस इज एन अकाउंट ऑफ पोएट्स एक्सपीरियंस, ही हैज पर्सोनिफाइड रेन। देखो क्या स्टाइल है उनकी, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्योंकि नोटपैड चल रहा है, तो he has personified rain by giving it the attribute of a person। ये स्टाइल विटमैन की यूनिक स्टाइल है, यूनिक, हर चीज को पर्सन बना देते हैं। पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है इन्होंने, रेन को एक पर्सन बना दिया इन्होंने, पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज किया है वॉइस ऑफ द रेन में, ये क्वेश्चन बनेगा। और इसके अलावा विटमैन कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं गाइस, ये एलटी नेट लेवल का भी क्वेश्चन है। कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, कैटलॉग टेक्निक का, ये बताया था मैंने। अगर आपको याद नहीं है तो फिर से नोट कर लेना, लिस्ट टाइप की बना देते हैं अपनी पोएम में। कैटलॉग की स्पेलिंग देख लेना, कैटलॉग का मतलब लिख लेना लिस्ट, ये GUE है, कैटलॉग टेक्निक बाय विटमैन।
ठीक है। और इसके अलावा विटमेन के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी पोएम्स में क्या है, होमोसेक्सुअलिटी का चार्ज या मैस्कुलिनिटी का चार्ज है। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट ऑल द इमेजेस आर मेल ओरिएंटेड इमेजेस। सो मैस्कुलिनिटी या होमोसेक्सुअलिटी के चार्जेस भी उनके ऊपर है। ठीक है। इसमें मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, देख लेना कि वॉइस ऑफ द रेन उनके कौन से पोइट्री कलेक्शन के अंदर से है। अगर किसी को याद है तो बता दो। मेरे ख्याल से लीव्स ऑफ ग्रास होना चाहिए, ऑफ कोर्स वही उनका मेजर कलेक्शन है। तो उसमें भी कहाँ पर है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, वॉइस ऑफ द रेन थर्ड एडिशन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद जो है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जिसे मैं कहूंगा पूरे के पूरे एनसीईआरटी में 11th 12th मिला के, अच्छा उसके बाद आएगा अभी, पहले चाइल्डहुड पोएम आ गई एक, चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। ठीक है, राइटर का नाम नोट कर लेंगे, मार्कस नेटन। चाइल्डहुड पोएम, सिंपल सा वन लाइनर आ रहा है, क्योंकि ये सिंपल सिंपल टाइटल है उस समय भूल जाते हैं, टाइटल ही इतने हैं। चाइल्डहुड रिटन बाय मार्कस नेटन। सो अगेन, इज इट अ पॉजिटिव थीम ओरिएंटेड पोएम या नेगेटिव? नेगेटिव। द पोएम इज अगेन about the loss of innocence and childhood. Marcus Nathan. So you can Google further about this writer Marcus Nathan. ठीक है, ऐसे राइटर्स को आप गूगल करके खुद देख लीजिएगा, मैं इसमें डिटेल ज्यादा नहीं ले पाया। ठीक है, तो आप इसको गूगल जरूर करिएगा, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, कहाँ से हैं। और बेसिकली मैंने क्या बोला, लॉस ऑफ चाइल्डहुड और इनोसेंस को लेमेंट कर रहे हैं इस पोएम में। लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। We know guys that this is, we are dealing with class 11th and 12th. So the poems selected are related to the age group of those kids. Okay, so again, this is this is a symbol for the selection is done because of the age group of those, you know, स्कूल बॉयज या स्कूल करिकुलम के हिसाब से है। तो इसमें क्या है, ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड और इनोसेंस। ठीक है, अब उसके बाद मैं जिसे कह रहा था, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर हमें समझ में नहीं आता है कि प्रेजेंट में चल रहा है कि पास्ट में। बात कर रहा हूँ नरेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया हुआ चैप्टर आपका। ठीक है, कौन सा है? द एडवेंचर। कम से कम 4 बार तो मैंने पढ़ा कि स्टोरी प्रेजेंट में चल रही है कि पास्ट में चल रही है कि प्रेजेंट में। तो द एडवेंचर, इसको आप लिख देंगे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ नरेशन। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख देना द एडवेंचर। राइटर का नाम लिख लेना भाई, जयंत नार्लिकर। 100% मुझे कोई डाउट नहीं होगा कि ये क्वेश्चन हमारे नेट में भी आ जाएगा, क्योंकि ये जयंत नार्लिकर का जो ये चैप्टर है, ये कौन से जॉनर से आता है? ये आते हैं फिजिसिस्ट, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे और फिजिक्स के, एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा राइटर आपके इंग्लिश के कोर्स में फिजिक्स का साइंटिस्ट है। तो जयंत नार्लिकर कर देना। महाराष्ट्र के थे, कहाँ के थे? महाराष्ट्र, जिसमें भी कर आता है लास्ट में वो मराठी हो जाते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रोफेसर थे, इंटरनेशनली रिनोन्ड प्रोफेसर, नोट कर लेना। इनके वर्क ज्यादातर फॉरेन ऑथर्स के साथ छपे हैं। इंटरनेशनली रिनोन्ड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एंड साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट कह रहे हैं इनको, जयंत नार्लिकर। महाराष्ट्रियन या मराठी, स्टेट का नाम पूछेगा इंडिया में। ठीक है, द एडवेंचर। तो अब इसके अंदर से बहुत दुनिया तमाम के क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने इसलिए बोला कि ये चैप्टर में जो नरेशन है वो कैसा है, कभी प्रेजेंट में है कभी पास्ट में है, हमें पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट में कहां पर डिवीजन हो रहा है। क्या कहेंगे ऐसे नरेशन को? मैजिक रियलिज्म। बेसिकली इसमें हिस्ट्री, फैक्ट और फिक्शन को कंबाइन किया। ये क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारे एग्जाम्स में कि किस चैप्टर में राइटर ने फैक्ट और फिक्शन को कंबाइन किया है, और दूसरा प्रेजेंट और पास्ट का नरेशन किया है, यानी कि ये चैप्टर किस चीज को दिखा रहा है डायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिया मैंने बोर्ड में, मैजिक रियलिज्म। 100% ये क्वेश्चन आएगा गाइज। मैजिक रियलिज्म इज अ काइंड ऑफ नैरेटिव टेक्निक। मैजिक रियलिज्म क्या है? नैरेटिव टेक्निक है। और कौन सी फील्ड की टेक्निक है? पोस्ट मॉडर्निज्म। किसकी है?
पोमो, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। मैं शॉर्ट में पी पोमो लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना, पोस्ट मॉडर्निज्म। फ्रेंच रो ने ये टर्म कॉइन किया था, बिल्कुल। मैजिक रियलिज्म टर्म किसने कॉइन किया था, मैं नाम लिख दे रहा हूं उनका, फ्रेंच रो। ये क्वेश्चन आएगा, ROH, फ्रेंच रो ने कॉइन किया था मैजिक रियलिज्म टर्म। और ये टर्म कौन सी थियरी से आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म। और मैजिक रियलिज्म होता क्या है, बिल्कुल अलर्ट होकर सुनना है। When the narration is told in such a way that the writer is guessing that whether the story is in present, past or future, all the three time zones are shown in simultaneous manner. Okay, ठीक है, that is called स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक नेक्स्ट लेवल है ये। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्न नॉवल, और मैजिक रियलिज्म पोस्ट मॉडर्न नॉवल। बस खत्म कर दो इस टॉपिक को, इसमें बिल्कुल क्लियर रखना है अपने दिमाग में। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका दूसरा नाम है इंटीरियर मोनोलॉग, वो मॉडर्न नॉवेल्स की नैरेटिव टेक्निक है। और मैजिक रियलिज्म पोस्ट मॉडर्न नॉवेल्स की नैरेटिव टेक्निक है। मेन है क्या ये याद रखना, ये है नैरेटिव टेक्निक। ठीक है, हाँ, नॉवेल्स को कहने की एक कला है, स्पेशली पोएम्स में ही यूज होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनेगा गाइस कि विच टेक्निक इज यूज्ड बाय नॉन यूरोपियंस, विच टेक्निक इज यूज्ड बाय नॉन यूरोपियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर 1950s। नॉन यूरोपियंस वर्ड को अंडरलाइन कर देंगे, तो आंसर क्या होगा, फिर से क्या होगा, मैजिक रियलिज्म। क्योंकि मैजिक रियलिज्म मेनली कहां से है, लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका बूम मूवमेंट, याद आ रहा है, नेट में पढ़ाया था। तो लैटिन अमेरिका पूरा नॉन यूरोपियन है। फिर सलमान रश्दी मैजिक रियलिज्म में लिखते हैं, अगेन नॉन यूरोपियन, इंडियन फॉर्मेट आ गया, कॉमनवेल्थ राइटर्स आ गए। तो आप देख रहे हैं नॉन यूरोपियन राइटर्स का फेवर्ड टेक्निक है, उनका सबसे पसंदीदा टेक्निक है मैजिक रियलिज्म। कब के बाद का है ये टेक्निक, 1950s के बाद की टेक्निक है। और मैंने बताया इसमें सबसे फेमस क्या है, लैटिन अमेरिकन राइटर्स। लैटिन अमेरिका, जिसे हम साउथ ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, पेरू, ब्राजील, चिली, ये सब कंट्रीज आ जाती हैं। ठीक है, उनके राइटर्स। और मैंने वहां के रेनेसा का नाम बताया, बूम, BOOM, बूम मूवमेंट लैटिन अमेरिका का रेनेसा कहा जाता है। वहां की साहित्य की क्रांति का नाम है बूम। ठीक है, वहीं से मैजिक रियलिज्म निकला। जैसे अमेरिका की साहित्यिक क्रांति क्या है, ट्रांसेंडेंटलिज्म। ठीक है, ध्यान से सुन लो, एक क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन की साहित्यिक क्रांति क्या है, तो ब्रिटेन में 2-3 बार हुई, लेकिन जो सबसे मेन है इनलाइटनमेंट। क्या है, इनलाइटनमेंट, मिड 18th सेंचुरी, ब्रिटेन की साहित्यिक क्रांति है। इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया में साहित्यिक क्रांति का जो गढ़ रहा, वो रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढूंढने पे भी आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, ब्रह्मो समाज। क्या रहा, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कहते हैं कि एक एपिसेंटर था जहां से भारत में क्रांति की नींव पड़ी। 19th सेंचुरी में ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई। कौन थे उसके आइकॉनिक लीडर, राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर नहीं पता था तो नोट कर लेना, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, इसको बार बार सुनना इस लेक्चर को। ठीक है, क्या बोला मैंने, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया भी कह देते हैं, बहुत सारे टाइटल्स हैं उनको, रिनेसा मैन भी कह देते हैं, बिल्कुल। एक्चुअली उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, ब्रह्मो समाज के थ्रू जो इंडिया में ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा और ये सब, इन पर एक प्रहार करना और इनको हटाना। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय याद रखना, भारत में क्रांति का जनक है। और 3 क्रांतियां मैंने बताई अभी, बल्कि अगर मैं फटाफट, क्योंकि आप इसको एंजॉय करते हुए सुन लें तो ज्यादा बेटर है, लिखने के लिए तो हम बार बार बताते हैं। अमेरिका की क्रांति मैंने बताया, अश्वेतों की क्रांति हार्लेम थी, हार्लेम रेनेसा। ठीक है, अश्वेतों की क्रांति ब्लैक की रेनेसा, है ना, HARLEM, हार्लेम रेनेसा। उसके बाद इंडिया का रेनेसा मैंने बता दिया भाई, राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो समाज, एक आपको याद करने के लिए। फिर अभी लैटिन अमेरिका का रेनेसा बता दिया मैंने, बूम। ठीक है, ब्रिटेन में बहुत सारे रेनेसा है, चौसर के काल में भी आया, फिर उसके बाद बीच में भी आया, बट हम लोग जो मॉडर्न एरा में देखते हैं एनलाइटनमेंट को एक बेस मानते हैं, तो ब्रिटिश रेनेसा का नाम हो गया एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये आया था 18th सेंचुरी के अगेंस्ट, 18th सेंचुरी के बाद। अब यहाँ पर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी रिसर्च है अपनी, काफी समय से रिसर्च करके, कल मैं आपको बता रहा था ना कि काफी लेट मैं सोया क्योंकि प्रोग्राम अचानक से चेंज हुआ,
तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों के लिए एक रिसर्च करके लाता हूँ कि एक ऐसा लेक्चर बन जाए जो कि बहुत ही यूजफुल हो जाए, एग्जाम ओरिएंटेड। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं साथियों, तो हमें ये याद रखना चाहिए ना कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल नॉलेज लेना है, हमारा गोल एक्सीलेंट होना है पढ़ाई में, या फिर हमारा गोल एग्जाम निकालना है। तो कंपटीशन में हमारा गोल एग्जाम निकालना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत सारे टेक्स्ट नहीं पढ़े, लेकिन एग्जाम बहुत निकाले, जैसे नेट और ये सब जो भी निकले। तो एग्जाम निकालना एक अलग आर्ट है और एकेडमिक पढ़ाई करना एक अलग आर्ट है, ठीक है। आप एकेडमिक जब आप पढ़ते हैं तो आपका एप्टीट्यूड अलग होना चाहिए। कंपटीशन जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा चटक, थोड़ा स्मार्ट और थोड़ा समय की नीड। आज भी अगर मैं एक ही राइटर पढ़ा के निकल जाता तो क्या होता, 24 को तो पेपर है, जिसका नहीं भी है तो भी उसको फायदा मिलना चाहिए, और जिसका है उसको तो मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस पूरे थीम को ही बदल दिया, बहुत सोचा इस पर। ठीक है, तो अब ये इससे क्या होगा ना, आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताया कि कहाँ था मैं। हाँ, तो आपको रिनेसा की बात कर रहा था मैं। तो इंडियन रिनेसा, अमेरिकन रिनेसा, लातिन अमेरिकन रिनेसा और अमेरिकन में भी मैंने दो रिनेसा बता दिए। एक तो जो नॉर्मल रिनेसा ट्रांसेंडेंटलिज्म था, ठीक है, और फिर मैं बात कर रहा था हार्लेम रिनेसा जो कि ब्लैक्स का रिनेसा था, ठीक है। तो फिर हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, एक क्वेश्चन ये नोट कर लो कि पोस्ट मॉडर्निज्म पे लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था ना कि रिसर्च करके लाया, तो ये क्वेश्चन आएगा नेट में, कम से कम 3 बार पूछा है क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख देना। लिखो इसमें कि इन पोस्ट मॉडर्निज्म, इस नोट पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना भाई। इन पोस्ट मॉडर्निज्म the all the writers, in postmodernism all the writers are, in postmodernism all the writers are bold highlight capital anti enlightenment thinkers। ये है पूरी रिसर्च का एक सार। एंटी इनलाइटनमेंट थिंकर्स, कैपिटल नोट कर लेना, अंडरलाइन हाईलाइट कर देना। इन पोस्ट मॉडर्निज्म ऑल द राइटर्स आर एंटी इनलाइटनमेंट थिंकर्स। अब सारे बच्चे मेरे साथ देखो, एनलाइटनमेंट कब आया पहले तो ये पता कर लो। कब आया? मिड 18th सेंचुरी। कब आया? एज ऑफ जॉनसन। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ा है हमने, जिसको हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ रीजन। इस बार के गेट में आया था क्वेश्चन, मैंने सॉल्व कराया। एज ऑफ रीजन को ही एनलाइटनमेंट भी कह देते हैं। तो अगर वो पूछेगा, ध्यान से समझ लेना, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक जाऊंगा। अगर वो पूछेगा कि रीजन को कौन से मूवमेंट में प्राथमिकता दी गई, कौन सा मूवमेंट था जिसमें तर्क को प्रधानता दी गई, रीजन का मतलब कारण नहीं है यहाँ पर, तर्क, लॉजिक, कौन सा मूवमेंट होगा? इनलाइटनमेंट। कौन सा होगा? इनलाइटनमेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म को क्या कहा मैंने अभी? एंटी इनलाइटनमेंट। क्या वो रीजन को मानेगा? नहीं मानेगा। तो बस ये याद रखना कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ रीजनिंग, एनी सॉर्ट ऑफ लॉजिक। पोस्ट मॉडर्निज्म encourages illogical entertainment. It encourages magic realism. It encourages anything that does not make sense. क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पर आप ये नोट कर लेना कि रीजन जो है इनलाइटनमेंट का एक वो है प्रतीक, और मैजिक रियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, एंटी इनलाइटनमेंट मतलब दे आर अगेंस्ट रीजन। तो दे सेलिब्रेट द, जैसे कि मैंने क्या बोला, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेफुलनेस, नोट कर लो। दे सेलिब्रेट द प्लेफुलनेस ऑफ वर्ड्स। शब्दों के जाल से खेलना पसंद है पोस्ट मॉडर्निज्म को। प्लेफुलनेस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज दे नो देर इज नो फिक्स्ड मीनिंग, देर इज नो फिक्स्ड रीजन, so they enjoy the playfulness of language।